जो 14 सवाल राष्ट्रपति ने सीजीआई को भेजकर पूछा है, इस 14 सवाल के क्या मायने हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये बहुत अलग हो रहा है पहली बार जब जो प्रश्न इनको गवर्नर से पूछना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टेन समय बीतने के बाद गवर्नर पास हो गया और लग भी गया। वहां जुडिशियरी को अस्थिर करने का कोशिश किया गया है। स्वतः ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के किया है जुडिशियरी को। हमको तो विश्वास था कि जस्टिस डिक्लाइन करेंगी आप, मुझे विश्वास था इसलिए कि आप मातृसत्ता थी, लेकिन आपकी इतनी क्रूरता है आपके अंदर। जो सवाल हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर में 7-8 महीने तक जलता रहा, सामूहिक किस तरीके से गंदी हरकत की गई, सेना वहां खड़ी थी, तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि कानून बनना चाहिए। क्या प्रेसिडेंट का रूल नहीं लगा सकती थी? बेटियां दिल्ली के अंदर घसीटी जा रही थी उस प्रेसिडेंट हाउस से बाहर नहीं निकली, बेटियों का मामला था। राष्ट्रपति ने 14 सवाल जो है वो सीजीआई के पास भेजे। ये सवाल जो थे वो सवाल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सरकार द्वारा पूछे गए सवाल है, लिखा बस राष्ट्रपति के नाम से गया है। मतलब बोलना कोई और चाह रहा था, बोला कोई और है, ये कहा जा रहा है। दरअसल ये 14 सवाल क्या हैं और क्यों कहा जा रहा है कि भारत की दो संवैधानिक संस्थाएं, दो संवैधानिक चीज़ों का आपस में क्लैश हो रहा है, दोनों आपस में ईगो में आ गई हैं। और ये दो संस्थाएं अगर आपस में परस्पर चलने वाली संस्थाएं अगर आपस में ईगो में आ जाएं तो देश की जो गाड़ी अच्छे रफ्तार में चल रही है वो बिगड़ सकती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो ये विवाद है, ये कहा जा रहा है कि ये जो विवाद है, ये विवाद ऐसे तो संविधान में हम सभी के पास अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जैसे राष्ट्रपति हमारे देश की सबसे प्रथम नागरिक हैं, लेकिन उनको भी उतने ज़्यादा अधिकार नहीं है जितने अधिकार प्रधानमंत्री के पास हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के पास भी इतना ज़्यादा अधिकार नहीं है कि वो बिना राष्ट्रपति से पूछे कुछ कर दें। तो संविधान इतना अलग तरीके से गुथा हुआ है, जिससे आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर कोई जो है वो न्यूक्लियर पावर जैसा शक्तिशाली नहीं है। सबको एक दूसरे के अंडर में रहकर, एक दूसरे के साथ चलकर देश को खूबसूरत बनाना है, यही अपना संविधान है। लेकिन वो 14 सवाल क्या हैं और इस 14 सवाल को लेकर जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, इस पर हम डॉक्टर संपूर्णानंद मल से बात करेंगे। सर, आप संविधान को बहुत पढ़ते हैं और संविधान पर जब भी चर्चा होती है हम आप ही से मिलने आते हैं। तो ये जो चीज़ें, जो 14 सवाल राष्ट्रपति ने सीजीआई को भेजकर पूछा है, इस 14 सवाल के क्या मायने हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये बहुत अलग हो रहा है पहली बार जब ये पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के पास इतने अधिकार हैं कि नहीं है, राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन जैसा हो रहा है क्या, कि राज्यपाल के पास कितनी शक्ति है, राष्ट्रपति के पास कितनी शक्ति है और ये लोग जो है इनके पास शक्ति नहीं है, असली शक्ति तो कार्यपालिका के पास है। ये इसको आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल साइंस से मैंने एमए किया है, लेकिन इस तरीके की कभी घटना मैंने अपनी किताब में भी नहीं पढ़ी कि राष्ट्रपति अगर इस तरीके के सवाल पूछ रही हैं, इस सवाल का क्या मायने हैं। तो इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि मतलब ये जो सवाल पूछा गया है, ये तो पहले तो ये है कि एक क्लैश की वजह से हुआ, जैसे निशिकांत दुबे या फिर उपराष्ट्रपति ये कह रहे थे कि जो हमारी न्यायपालिका है, उपराष्ट्रपति हैं जो कानून मंत्री पहले, हाँ नहीं, लेकिन जो राज्यपाल उपराष्ट्रपति जो बोले कि जो हमारे देश में न्यायपालिका है वो लिमिट में रहे, बाउंड्री में रहे, वो ज्यादा लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रही है। तब ऐसा लगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई लक्ष्मण रेखा में बांधा जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट भी किसी लक्ष्मण रेखा या किसी बाउंड्री के अंदर रह सकता है? ये सारी चीजें जो हुई, इसको मैं समझना चाह रही हूँ। जी, ऐसा है कि 1950 में संविधान लगा है। कोई प्रेसिडेंट के द्वारा, किसी प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरह के 14 एक ह्यूज प्रश्न की लिस्ट, बड़ी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से कोई पूछने का उदाहरण हो किसी के पास तो हमें जरूर बताएगा। ये देश में पहली बार हुआ है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको स्ट्रीम राइट मिला हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट को अपने क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो प्रधानमंत्री को नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने क्षेत्र में बहुत अधिकार है, वो राष्ट्रपति के पास। जो कार्यपालिका का एक्टिव जो सुपर पर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्रेसिडेंट नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को कुछ अधिकार मिले हैं और सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट को हमें हमेशा कार्यपालिका से जुडिशियरी को अलग करके बात करना चाहिए। ये जो आज डिबेट है ना, ये जो हम सतुआ पिसान मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर लोग नहीं जानते। और एक बयान हो गया, उसके बाद युद्ध से लगने लगा कि वो बड़ा बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, सुप्रीम कोर्ट कैसे दब गया, तो वो कैसे छोटा हो गया। तो लोग इसमें जगह जगह डिबेट होने लगता है। वो लोग संविधान के बारे में नहीं जानते और नहीं जानते कि सबका अधिकार अलग अलग मिला है। लेकिन एक बहुत साफ है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट फ्रॉम जुडिशियरी, बिल्कुल सेपरेटेड है, कहीं किसी तरह का लिंक नहीं है। मैं बता दूं साफ तौर पर, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लिंक है, नो, उसका काम जुडिशियरी का काम, सर्वोच्च न्यायालय का काम न्याय देना है और कार्यपालिका एग्जीक्यूट करेगी जितने भी, और विधायिका कानून बनाएगी, सीधी सी बात है। आज देश बहुत खराब मुकाम पर पहुंचा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने विगत 11 वर्षों में इस हिंदुस्तान को बहुत सारी इनसे उम्मीदें थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो हमारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका इस्तेमाल इन्होंने अपनी सत्ता, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं उनकी कीमत पर, लॉस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ द कंट्री को लॉस करा के नरेंद्र मोदी ने, मुझे कहने में, मैं एक एक का उदाहरण दूंगा, एक एक की बात करूंगा, इन्होंने बहुत बड़ा डैमेज किया है। इन्होंने पहले ईडी का इस्तेमाल किया, सबसे पहले इन्होंने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल किया है प्रारंभ से ही। और मैं इतना उदाहरण है बताऊंगा कि कहां कहां इन्होंने चुनावी प्रक्रिया को अपने जेब से निकाल के चुनाव आयुक्तों को रख के और किया है। ईडी का इस्तेमाल किस तरीके से किया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपने अपोनेंट जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं और पार्टीज हैं उनको सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का, चुनाव आयोग का, इसका सबका इस्तेमाल किया है उन्होंने। अब जब इससे भी आगे उन्होंने बढ़ के काम ये किया कि गवर्नर्स का इस्तेमाल अपनी सत्ता को और अपनी हुकूमत को उस प्रांत में जो अदर देन बीजेपी पार्टी जो स्टेट्स में काम कर रही हैं, उनके ऊपर इन्होंने गवर्नर्स के माध्यम से पूरी तरह शिकंजा कसा था, कसने की कोशिश की है जगह जगह। मैं धनखड़ का ही उदाहरण ले लूं, बंगाल में थे धनखड़, जो इनको मैं ऑनरेबल नहीं कह सकता, इस जीवन में नहीं कह सकता ऑनरेबल। आपको बता दूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई नोटिस भी मिलेगी तो मैं कहूंगा कि मैं ऑनरेबल इसलिए नहीं कहूंगा कि संविधान में लिखा हुआ है, मेरा मन करेगा तो मैं कहूंगा। ये जितने दिन वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, उतने दिन इन्होंने कलह वहां मचाया हुआ था। जो वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, दीदी जी हैं, उनके साथ इनका कलह मचा हुआ था। किस तरीके से लास्ट आवर में कैसे उन्होंने गलत सही एक्सीडेंट कराया, क्या क्या हुआ, इनकी हरकत से हुआ, किसके वजह से हुआ। तो इसके बाद आपने देखिए कि दिल्ली में किस तरह से एलजी जो है किस तरह से डिस्टर्ब किया हुआ था। पूरे 10 साल तक केजरीवाल को किस तरीके से घेरते गए, किस तरीके से एक के बाद आप देखिए हेमंत सोरेन के साथ जो है वहाँ झारखंड में किस तरीके से इन लोगों ने किस तरीके से सत्ता का इस्तेमाल और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका इस्तेमाल अपनी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी के अधीन ये काम होता रहा। अब वो काम आ गया है सबसे बड़े बॉडी के पास। अब 2 बॉडीज महफूज बची थी। इन्होंने प्रेसिडेंट को तो अपने जेब में रख लिया था। मुझे आज कहने में प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं यह समझता था कि जो रिपब्लिकन हेड ऑफ द रिपब्लिकन हैं इस देश के, जो गणमुखिया हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए 145 करोड़ उनकी संतान है। मैं ये समझता था ऐसा होना चाहिए। लेकिन पहली बार मुझे रामनाथ कोविंद के साथ, जिन्होंने किसान बिल पर पास नहीं हुआ कि उस पर उन्होंने मुहर लगाई थी, किसान बिल बैक हुआ था,
वो बिल्कुल बताता है कि किस तरह से एक जुर्म का कानून किसानों के विरुद्ध बना था, प्राइम मिनिस्टर ने वापस लिया, उस पर उन्होंने मुहर लगा दी थी। किस तरीके से उनकी रॉयल ट्रेन जो है कोरोना काल में कानपुर में आती थी, मुझे सब याद है। अब मैं एक पैसेंजर ट्रेन के लिए कि आप उसको ओपन करिए, ट्रैक पर चलाइए, कोरोना देखा जा रहा था। किस तरीके से जुर्म, जैसे नरेंद्र मोदी कहते थे, नरेंद्र मोदी ने उनको जेब से निकालकर प्रेसिडेंट बनाया था, ठीक द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है जेब से निकालकर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो इस समय की हैं। और द्रौपदी मुर्मू इस समय इस तरीके से काम कर रही हैं, धनखड़ को बनाया उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अपने जेब से निकालकर। तो जो पूरी डेमोक्रेसी है ना, वो आज जो है गवर्न्ड बाई प्राइम मिनिस्टर, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और किसी का नहीं, वो भी नहीं है कि उनके मंत्रालय के लोग, किसी का कुछ नहीं, अपने हिसाब से करना है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को निकाला। और उस प्रश्न पर आने के पहले कि किस तरीके से इन लोगों ने जुडिशियरी पर अंतिम हथौड़ा मारा है, चारों तरफ से मारते मारते, घेरते घेरते, जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको डैमेज करते 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 एक महफूज बचा था सुप्रीम कोर्ट। पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को अपने जेब से निकाल के कोविद को तो बनाए थे, पहले वाइस प्रेसिडेंट को बनाया फिर से, और उसके बाद जो है कोविद तो आए ही थे, कोविद के माने मुर्मू के पहले कोविद आए हैं, अरे ये आए हैं, धनखड़ जी आए हैं, मुर्मू जी आई हैं। मुर्मू जी, आपको याद होगा कि जब सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हो रहा था 28 मई को, 28 मई 23 को, और बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी दिल्ली के अंदर। मैं वो कैमरे में अपने राष्ट्रपति भवन, उनका तो है नहीं, पूरे 145 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है, जागीर है, वो सबकी माँ है, महिला है तो माँ है हम सबकी। दर्द नहीं उपज रही थी। 4 बजे उन्होंने एक रिलीज किया न्यूज, सेंट्रल विस्टा के संदर्भ में अप्रिशिएट किया, किस तरीके से लोकतंत्र में उसको जोड़ा और किस तरह बधाई दिया। बेटियां घसीटी जा रही थी, हिंदुस्तान की बेटियां सड़क पर घसीटी जा रही थी, इनको नहीं खुल रहा था। पिछली बार जब धनखड़ उधर से राज्यपाल से आके वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने आग उगलना चालू किया न्यायालय के विरुद्ध। उन्होंने कहा, तब वो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि न्यायालय को अपनी जो है लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। और उस समय पिछली सरकार में, मतलब कि 2019 वाली जो सरकार थी, उसमें लीगल मिनिस्टर जो है वो किरण रिजिजू थे। तो किरण रिजिजू तो जितना आग उगलना था, न जाने कितने कितने आग हद में रहे, लक्ष्मण रेखा न पार करे, तो जितने भी हथौड़ा इन लोगों को बजाना हुआ, वो प्रक्रिया चालू थी पहले से ही। अभी जब नए जो जस्टिस शपथ जिस दिन लिए हैं, उस दिन जो इनके सवाल हैं 14 ना, वो बताते हैं इस 14 सवाल का उत्तर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देना था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जुडिशरी का आदमी जो पढ़ लिख कर आया हुआ है, जस्टिस करके आया है, और मुझे अब लगा कि ये केवल दिखावा मात्र है, डेमोक्रेसी भारत के लोगों को ठगा जा रहा है। इस डेहरी का जो इस जगह का व्यक्ति है, इसको उठा के वहाँ रख दिया गया है। धनखड़ उसी सिस्टम के आदमी हैं जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम चली आ रही है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो मुर्मू हैं, यह उसी सिस्टम से चली आ रही हैं, उसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, उसी कुनबे से, कहीं से कोई अलग पर्सन नहीं है। इनके सवाल ये बता रहे हैं कि ऐसे सवाल आप कर रही हैं, किससे पूछ रही हैं, किस बॉडी से, सबके काम अलग हैं, इनको पता है। और यदि इनको इतनी सारी चीज़ नहीं पता है, जो सवाल इन्होंने 14 किए हैं, कि नहीं पता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किस प्रकार इनको, क्यों नहीं, ये तो अच्छा होता कि आप ये सवाल मांगने से अच्छा था कि आपको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। किस बात के लिए आप क्या मांगना चाहती हैं, क्या चीज़ मांगना चाहती हैं? आपके प्रश्नों का उत्तर मैं देने की कोशिश करूं कि जो प्रश्न आप पूछ रही हैं, आपका काम अलग है। आपका काम, जो भी जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से जो भी विधेयक पास होकर जाएंगे, कानून बन के जाएंगे, उस पर साइन करना आपका काम है। बहुत सारी बॉडीज की, सभी एपेक्स बॉडीज के जो अधिकारी हैं, उनका अपॉइंटमेंट आपका काम है। भले एग्जीक्यूटिव ले जाए, उस पर सीन आप करेंगी।
चाहे वो चीफ जस्टिस हो, इलेक्शन हो या ईडी हो, सीडी हो, जितने भी हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स आपका काम है। सवाल जब ये आ गया कि क्या प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो उनका विवेक का अधिकार है, जो उनके विधेयक जो पार्लियामेंट से और विधानसभा से पास होके इनके सामने आते हैं, क्या उसको, वो भी सवाल उन्होंने पूछा है, क्या बाध्य है उस पर करने के लिए साइन प्रेसिडेंट या और यदि उसको लौटाना है, उनको पता है कि विधेयक अधिक से अधिक वो कुछ दिन, जो भी 15, अब तो 3 महीने तक का समय अब निर्धारित हुआ है, उसके बाद वो ले जाएंगे तो विधेयक वापस फिर जाएगा वहां। विधेयक पर यदि असहमति है तो विधेयक को वापस जाएगा विधानसभा या पार्लियामेंट में। पुनः जब विधेयक पास होके जाएगा तो आप बाउंड हैं उस पर दस्तखत करने के लिए, और यदि दस्तखत नहीं करते हैं तो एक सर्टेन समय के बाद, जो अब सीमा 3 महीने न्यायालय ने तय किया है, 3 महीने, उस पर भी आपत्ति है कि न्यायालय ने ये सीमा, आपको यह आपत्ति पहले बताना चाहिए पल्लवी जी, मुझसे जरा संवाद करिए, इसलिए कि जब आप वक्फ बिल, आप सुनिए, लिसन टू मी, जब आपने उत्तर इनका इसी में है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट का उत्तर इसी में है, जब कर्नाटक की बिलों पर जो 10 के 10 बिल, यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी से कंसर्निंग 10 बिल हैं जो शिक्षा, एजुकेशन को बूस्टअप करने से संबंधित है, कोई फिजूल का नहीं है, उसमें कोई नफरती बिल नहीं है जैसे, तो वो बिल आप एक सर्टेन समय के बाद उसको हिफाजत से रखे हुए हैं गवर्नर, जो वहाँ जो भी गवर्नर हैं, रूलिंग पार्टी के गवर्नर गए हैं। आपको जब वक्फ बिल गया पास होके, सेम डेट में मॉर्निंग में, रात में 1 बजे बिल पास हुआ, आपने जब साइन किया उस पर, तब आप डिले करके रखना चाहिए ना, पेशेंसली आपको पता है वो कंट्रोवर्सी नहीं, आपको पता है कि आपको इतनी, तब तो उसमें आप इतनी जल्दीबाजी दिखा रही हैं। पढ़ लेती कम से कम। ये 35 करोड़ जो आपकी संतानें हैं जो चिल्ला रही थी कि आपके पास प्लीज जा रहे थे, आपसे समय मांगा जा रहा था, सबने, मीडिया ने, सबने, हिंदुस्तान ने देखा कि आप प्रेसिडेंट हाउस से बाहर नहीं निकली, उनको डिफेंड करके उनको हटाया गया, उनको पुशबैक करके, जितने डिमांड करने वाले थे, एक कम्युनिटी है, एक भारत रिप्रेजेंट कर रहा था, 37 करोड़ भारत आपसे कह रहा था कि प्लीज इसको देखिए, इस पर सीन न करिए। हमें स्वतः उम्मीद थी कि आप साइन नहीं करेंगी, आप इस पर विचार करेंगी। जिन 36 करोड़ लोगों को, 37 करोड़ लोगों के हित की बात आप सोच रही हैं, उनसे बिना पूछे कानून बना था, उस पर आप संवाद नहीं कर रही थी, उसमें आपने दस्तखत किया, तत्काल किया, और बहुत अच्छा किया आपने, तत्काल उसी दिन किया। और जो यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन बूस्टअप के लिए है करना, तमिलनाडु गवर्नमेंट का, जो स्टालिन है कि कौन है, हमसे मतलब नहीं है कि स्टालिन किस पार्टी का है, कौन है, बिल्कुल मैं नहीं सुनना चाहता। आप उसको 90 दिन से अधिक रखेंगे, क्या करेंगे? तो एक नियम है, यदि अब ये कहिए कि क्या उसमें हस्तक्षेप कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? यस, करेगा, जब भी आप नियम तोड़ रहे हैं। एक बना बनाया नियम है कि आप उसको जो है, आप 3 महीने के लिए रख सकते हैं। 3 महीना बाउंड हो गया, जब वो निकल गया तो ये मामला बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट उस पर देखेगा, और ये आर्टिकल 32 इन्वॉल्व हो गया, उसमें रेमेडीज इन्वॉल्व हो गया, वो फोर्सफुली कहेगा, वो वारंटों में करेगा कि आप इसको बाउंड हो, तुम इसको पास करो। अब वो आके देखिए इस पूरे जो, तो वो उसने कहा कि नहीं, अब इसको आप पास करिए, इसको, आपकी सीमा खत्म हो गई। तो एक बना बनाया रूल ये बना हुआ है। ये जो हमारा रेमेडीज है, उपचार है, हमारा जो संवैधानिक अधिकार जो तोड़ेगा कोई, तो 5 तरह की रेमेडीज सर्वोच्च न्यायालय को मिली है। यदि कोई व्यक्ति अपने नियम, कायदे, कानून, सीमा, किसी तरह की चीज को वायोलेट करता है, नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि इसको करिए। यह राइट है उसका। दूसरा, इसमें 32 इन्वॉल्व है, इसमें 142 में सुप्रीम कोर्ट को विवेक का इतना बड़ा अधिकार है कि जिसमें किसी भी चीज को स्व विवेक के तहत वो मांग के पूछ सकता है। एक चीज वहां है।
सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के तहत जो आर्टिकल 131 है, उसमें भी जब वर्डिक्ट होगा तो एक ट्रिब्यूनल अलग से बना हुआ है, लेकिन फाइनल जब किसी तरह की बात आएगी, न्यायिक जुडिशियल उसमें डिमांड होने लगेगा कि उस पक्ष को देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जब आपकी सीमाएं खत्म हो जाएंगी, जहां आपकी सीमा, और ये धनखड़ की लक्ष्मण रेखा, क्या लक्ष्मण रेखा, किस तरह की लक्ष्मण रेखा, कौन सी लक्ष्मण रेखा, ये कोई राम वाली लक्ष्मण रेखा है? सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखाएं वहां तक जाती हैं जहां फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता हो, और उस वायोलेशन के पार जाती हैं इसलिए कि उस वायोलेशन को बचा लिया जाए, वायोलेट ना होने दिया जाए। तो आप उसकी कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते। यदि आपका राइट टू इक्विलिटी वायोलेट हो रहा है, तो राइट टू इक्विलिटी जहां उसको महफूज रखना होगा, वहां बढ़ के वो किसी आपकी योजना को चेक करेगा। और सुप्रीम कोर्ट संसद के बने किसी भी रूल को, कायदे कानून को, जो विधायिका से बना है, उसका रिव्यू पावर भी उसके पास है। जो अंतिम रूप से वही देखता है, उसी को रिव्यू पावर है कि वो देखे और वो रिव्यू करके उसको पुनः जो है वो बताता है। वो पास नहीं कराता है, ना वो कानून बनाता है, ना वो बताएगा कि ये फॉल्ट है आपके इतने पोर्शन से, हमारा फंडामेंटल राइट हमारा कहता है वो देश के लोगों का। जो देखिए सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बना है? फंडामेंटल राइट की हिफाजत के लिए बना है। हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट है, हम उससे आवाज उठाते हैं। यह फंडामेंटल राइट न्याय है, और उस न्याय की बाउंड्री तोड़ रहे थे आप। बनी बनाई बाउंड्री आप दो तरफा रूल क्यों करते हैं? आप इतने अगुताए हुए थे कि आपकी पार्टी ने जो कानून बनाया था वक्फ बोर्ड, जिसमें 35 करोड़ लोग फट से साइन कर देते हैं। जी, आपने उसको इमीडिएट बुला के मॉर्निंग आवर में देश पर, हमको तो विश्वास था कि जस्टिस डिक्लाइन करेंगी आप, मुझे विश्वास था, इसलिए कि आप मातृसत्ता थी। लेकिन आपकी इतनी क्रूरता है आपके अंदर, आपने सोचा नहीं कि हम उन वर्ग से बात कर लें। वो 36 करोड़ लोग भी आप जो है महामहिम आपकी संतानें हैं। आपने पूछा, आपने वक्फ बोर्ड पर उसी मॉर्निंग में हस्ताक्षर किए और देश में इमीडिएट लागू हो गया। और 3 महीने से अगेंस्ट पार्टी है, गवर्नर के अगेंस्ट की पार्टी, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट की पार्टी है, केंद्र के अगेंस्ट की पार्टी है तमिलनाडु में। उसने कानून बना के आपको भेजा है गवर्नर को। गवर्नर 3 महीने से अधिक एक सर्टेन समय की बाउंड्री पार करेंगे, और आप कहेंगे कि क्या ये अधिकार, यह कलह, यह जो आज रेज हुआ है सवाल ना, ये बताता है कि अब इस देश की गणमुखिया का पद जो है वह पूरी तरीके से रूलिंग पार्टियों ने अपने जेब से, अपने खिलौने के रूप में उपयोग कर रही हैं। जितने भी रिलीजिंग जो भी इनका साइन हो रहा है, जिस भी मुद्दे पर, अभी बीच में चुनाव आयुक्त के उसका था, उसमें नियुक्तियां हुई, उसमें भी किसी भी चीज पर डेमोक्रेसी, और सबसे बड़ी रिपब्लिकन, आप रिपब्लिकन हैं। कल तक आप भाजपा की जो भी थी, मेंबर थी, गवर्नर थी, मिनिस्टर थी, हम नहीं जानते क्या थी, आप जो भी हो, आज आप हिंदुस्तान के 145 करोड़ लोगों की सभी आपके बच्चे हैं, आपकी संतान है, और सबका बराबर अधिकार आपके ऊपर है। आप किस तरीके से इस तरह का आदेश, ये सारा आदेश आपका बायस्ड है। ये सारा आदेश बताता है कि आप रूलिंग पार्टी के इशारे पर काम करना चाहती हैं। इससे अधिक कुछ नहीं। ये ब्लेम नहीं है, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पन्नों से, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बोल रहा हूं, जगह जगह से बोल रहा हूं। जिस क्विकली आपने अपनी पार्टी का, जिस पार्टी ने आपको प्रेसिडेंट बनाई है, उसका जिस तरीके से बिल रात 1-1:30 बजे उसको पास होता है और मॉर्निंग में आप साइन करती हैं, उसी तरीके से उस गवर्नर को कहना चाहिए था कि पहले आप देख ली होती कि किस बाल पर वो पेंडिंग रखा हुआ है। उसमें सारे के सारे आप कम्युनल बिल पर साइन करो। कम्युनल बिल मैं कहता हूं जिसमें 38 करोड़ 37 करोड़ लोग अपोज कर रहे हैं, उनकी बात ना अपोज कर रहे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। बिल 10 दिन बाद पास होता, आप 15 दिन रखती, जितना आपका राइट था, मौका देती सबको डिबेट का, वहां आप पास कर रही हैं उसको। और जो आपका गवर्नर रखा हुआ है, गवर्नर से आपने पूछा कि कौन सी बिल है,
कौन सी ऐसी बिल है जो देश के हित के विरुद्ध है, लोगों के हित के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध पास करके भेजा गया है, असेंबली ने भेजा है, आप क्यों रखे हैं? आपने पूछा क्यों नहीं? और सुप्रीम कोर्ट का तो यही काम ही है, जब वो एक लाइन पार कर दिया जो काम करना चाहिए। हम लोग पॉइंट पे आ रहे हैं फिर से। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य है कि वो सवालों का जवाब दे? वो ये भी कह सकता है कि हम नहीं देंगे, आप पूछिए, या जवाब देना जरूरी है? नहीं, जब वो सुप्रीम कोर्ट, जब मैं बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर राष्ट्रपति सवाल पूछती हैं जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य है कि वो कोई जवाब सवाल मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा ना कि इसमें से 3-4 ऐसे सवाल हैं जो गंभीर किस्म के हैं, जिसका उत्तर स्वतः उनको देना है, और कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, हम पहला ही सवाल आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है कि राज्यपाल कौन कौन से संवैधानिक विकल्प राज्यपाल के पास है? अब बताइए ना, वेल नोन संविधान राज्यपाल को आप पूछ रही हैं। राज्यपाल के सामने संविधान लिखा होता है, उसका लीगल एडवाइजर होता है, उसके पास 5 सेक्रेटरी है, उसके पास स्टेट का जो है वो अधिवक्ता जनरल जो स्टेट का होता है, लिखाया है कि विकल्प है। एक विकल्प ये है, मैं जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ आदमी हूँ, एक विकल्प ये है कि वो विचार करके जो उसको पसंद ना आए कह के मार्क करके कि ये इसमें सुधार करिए भेज सकता है। एक विकल्प ये है कि लेके बैठा रहे एक सर्टन समय के बाद, और दूसरा विकल्प ये है कि फिर विधानसभा यदि पास करके भेजती है तो स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तीसरा विकल्प ये है कि लेके रखे रहे बिल, एक सर्टेन समय के बाद अपने बिल अपने आप पास होता है। क्या पूछने का सवाल है? एक किसमें कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सवाल पूछकर इन्होंने, यह देखिए, इस सवाल जो पूछे गए ना, ये आप अंतिम जो जुडिशियरी है हिंदुस्तान की ना, जिस पर लोगों की निगाह टिकी है, और वही एक सहारा है कि मौके बेमौके इनके जो कानून है, जैसे जितनी अमनुष्यता के कानून है उस पर हथौड़ा बजाता है, तो इनकी अकल थोड़ी ठिकाने आती है। जुडिशियरी को अस्थिर करने का कोशिश किया गया है, स्वतः ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के किया है जुडिशियरी को। ये कोई सवाल नहीं है। उस गवर्नर को से पूछा जाना चाहिए कि कौन से विधेयक पास करके विधानसभा से आया है, क्यों रखा है आपने, कितना जवाब। जो प्रश्न इनको गवर्नर से पूछना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो करना था राइट उसने किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टेन समय बीतने के बाद गवर्नर पास हो गया और लग भी गया। वहां पहली बार ऐसा हुआ है, बिना गवर्नर के, बिना प्रेसिडेंट के, कानून पर बिना उसके सीन के वह एडॉप्ट और लगा भी दिया गया है। ये सवाल छोटा नहीं है, ये सवाल कई तरह का गंभीर। एक तो क्लैश आपने पैदा किया, अब अंदर से क्लैश पता, हम बड़े, और लोग जो नहीं संविधान जानते हैं वो तन के खड़े हैं, अरे वो बड़ा। जुडिशियरी का आदमी अलग तन के खड़ा हो जाएगा इसके इशू पर, जो इसका, और एग्जीक्यूटिव और जो है लेजिस्लेशन अलग खड़ा हो जाएगा। और लोग तो जो नहीं जानते वो कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। तो ये अस्थिर कर एक जुडिशियरी बची थी महफूज, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, निश्चित ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी के पारी जो ये क्वेश्चनार हैं ये क्लैश से संबंधित हैं। इसके सारे जवाब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लीगल, पूरा अटॉर्नी जनरल से लेके हिंदुस्तान के सब जानते हैं। इसमें कोई नई सवाल उन्होंने नहीं पूछा है। उसको किसको सलाह देने का अधिकार है, किसको सलाह देने का अधिकार नहीं है। और यदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई आर्डर है या कोई आदेश है, और यदि वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित ही उस पर बैन लगाएगा। इसी के लिए उसको बैठाया गया है। यह उसको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का, जानती है फंडामेंटल राइट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जैसे उसका अपना वही, उसी के हिफाजत के लिए जैसे चारों तरफ से बैठाया गया है कि ये तुम्हारा चीज है, इसको ये घटना नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो उसको घटने नहीं देगा। इसका कोई क्लैश का कोई प्रश्न नहीं है। संविधान की समय सीमा तय हो तो कोर्ट इस समय सीमा को कैसे बदल सकता, कहाँ बदल रहा है, कौन सी समय सीमा तय है? समय सीमा नहीं तय की उसने, एक समय सीमा तय की, और वो समय सीमा आपको यदि वो रोकती, ये हम तब इसको गलत मानते जब आप आधी रात में बिल पास हुआ, 1:30 बजे रात में, मॉर्निंग में आपको साइन कर दिया,
इस पर क्या संविधान, क्या किसी चीफ जस्टिस ने रोका कि आपने क्यों ये जल्दी से कर दिया? आपने समय सीमा में किया। तो जब आपकी पार्टी कोई कानून बना के भेज रही है और उसके पसंद का कानून है तो आप तत्काल साइन करती हैं, 1 मिनट बिना लगाए साइन करती हैं। और यदि कोई अगेंस्ट पार्टी है और उसने कानून बना के भेजा है तो अब उस पर, और सुप्रीम कोर्ट यदि उसने आप बियॉन्ड टाइम आपने उसको होल्ड रखा, सुप्रीम कोर्ट उसने कहा कि क्यों इसकी सुप्रीम दोनों से पूछा, आपने नहीं बताया उसको, कर्नाटक तमिलनाडु ने लागू किया। तो एक क्या इसमें पूछने लायक है? इसमें एक सवाल ऐसा नहीं है जिसको समय सीमा पर जवाब कौन देगा? क्या केंद्र सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों में, अब इस पर भी सवाल है। मतलब इसमें जितने सवाल उन्होंने 14 पूछे हैं, इसमें एक भी सवाल कंसर्न सवाल नहीं है। न वो चीफ जस्टिस से पूछा जाना चाहिए। और उनको प्रेसिडेंट को मालूम है कि किस चीज पर हम सर्वोच्च न्यायालय से सुझाव ले सकते हैं। वो मानने के लिए भी बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव को। और वो तो सुझाव देने का सवाल ये है कि विधेयक पास होके जाता है, उस पर साइन करती हैं। लेकिन यदि किसी बात पर उनको सुझाव लेना है तो एक तो अटॉर्नी जनरल इसी के लिए बना है, उसी के बराबर का पद होता है चीफ जस्टिस के, तो वो इनको देता है। उसके बाद भी न्यायपालिका के किसी सुझाव की जरूरत है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको स्वीकार कर लें। लेकिन आज जो सवाल जो इन्होंने किया है, यह गुमराह करने का, अस्थिर करने का, पूरे इशूज से हम जो है 102 करोड़ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी दुनिया तलाश रहे हैं। मतलब कुछ रह नहीं गया है, उसके पास कुछ नहीं है। 22 करोड़ कुपोषित हैं, शिक्षा चिकित्सा सब इतना महंगा है, बेचा जा रहा है, किसी गरीब को उपलब्ध नहीं है। इस पे सवाल नहीं पूछ इस पर सवाल नहीं है। इस सवाल गुमराह किए जा रहे हैं देश के लोगों को। शिक्षा चिकित्सा बदहाल छोड़ के अब वर्षों तक ये लड़ा जाएगा सवाल। मैं इस डिबेट में 1 घंटा मेरा जा रहा है, ये केवल इस मैं क्या बताऊं, इस डेमोक्रेसी है, ये रिपब्लिकन है किसी कोने से। क्यों जब विधायिका विधेयक पास करके भेजेगी, बना बनाया विधान है, गवर्नर उस पर अपनी राय देगा, यदि असहमत है तो वह पास होके जाएगा, तो उसको पास करना बाउंड है। वो करने के लिए समय सीमा तय है, जो उसके बाद रखता है तो अपने आप पास माना जाता है। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप उससे पूछिए। और गवर्नर गया है उस प्रदेश में अस्थिरता करने के लिए, पैदा करने के लिए। वहाँ जो रूलिंग पार्टी है उसकी नीतियों को रोकने के लिए, उसके काम में हस्तक्षेप करने के लिए, जैसा आपने कई राज्यों में किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो सवाल हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट के साथ उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अच्छी बात यही है कि ये संविधान उस महान व्यक्ति ने बनाया है। इतनी जोरदार संविधान है कि ऐसे सवालों का उत्तर चीफ जस्टिस के पास 1 सेकंड में भी खत्म करने का, वो एकदम बिल्कुल फिजूल के सारे सवाल हैं, खत्म हो जाएंगे, कोई इसका मतलब नहीं रहेगा। लेकिन लोग और देश और व्यवस्था अवश्य ही अस्थिरता में झोंकी जा रही है। अस्थिर लोग होंगे और जो है ये अच्छा नहीं है। ये मसला जब से चल रहा है, जब से सवाल राष्ट्रपति जी की तरफ से भेजा गया है, तब से चीज़ें बार बार ये कही जा रही हैं कि जो चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें पता थी, उसको भी जानबूझकर एक तरीके से आग में घी डालने की कोशिश है। एक तो राष्ट्रपति देश के जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें बहुत से ऐसा मुद्दा था जिस पे वो सरकार से सवाल कर सकती थी, वो पूछ सकती थी कि इस तरीके के हालात क्यों बने। लेकिन जिस तरीके के सवाल पूछे गए हैं वो सवाल देश को और ज्यादा परेशानी में जरूर डाल सकता है। पल्लवी जी, आप देखिए कि मणिपुर में किस तरह, तब राष्ट्रपति नहीं बोली, मणिपुर में 7-8 महीने तक जलता रहा, 700-800 लोग, सामूहिक किस तरीके से गंदी हरकत की गई, सेना वहां खड़ी थी। तब इनको नहीं दिखाई दे रहा था कि कानून बनना चाहिए? क्या प्रेसिडेंट का रूल नहीं लगा सकती थी? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात नहीं कर सकती थी? मणिपुर में राष्ट्रपति शासन कभी भी लगा सकती नहीं, किसी समय लगा सकती थी। क्यों नहीं लगना चाहिए? जो इनको काम करना चाहिए वो तो इन्होंने किया नहीं। बेटियां दिल्ली के अंदर घसीटी जा रही थी, उस प्रेसिडेंट हाउस से बाहर नहीं निकली, बेटियों का मामला था। आपको जो करना है
ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदया वो आप कर नहीं रही हैं, और जो कर रहा है उसको बाउंड कर रहा है, जो तमिलनाडु में बैठा गवर्नर है स्टेट सेंटर का, वो किस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे दिल्ली का गवर्नर कर रहा था और झारखंड का, और उधर धनखड़ जी जाके वहाँ वेस्ट बंगाल में जो तमाशा किए हुए थे देश के वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे रूलिंग पार्टी ही कंट्री हो इनका, और कंट्री से कोई मतलब ना हो। हथौड़े पर हथौड़े ठोकते चले जा रहे हैं। पिछला जो है 450 करोड़ का गमन करता इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, अरुणाचल का, वो जो किरण रिजिजू है, उसने बार बार रेज किया कि अपनी बाउंड्री को न लांघे, अपनी बाउंड्री को न लांघे। किस बाउंड्री को न लांघे? कौन सी बाउंड्री? बाउंड्री इन मंत्रियों की है जिनकी जीभ पर कोई लगाम नहीं है, जो इच्छा हो बोल सकते हैं। ये डेमोक्रेसी इसकी अनुमति देता है, लेकिन इस तरीके से नहीं देता है। आप बॉडीज पर सवाल न खड़ा करिए, आप अपने से पूछिए। 450 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गमन करता इस देश का लीगल मिनिस्टर था, और इस चीफ जस्टिस और पूरे न्यायपालिका को कहता था कि बाउंड्री के भीतर काम करें। मैं ये जरूर कहने की कोशिश करता हूं कि बहुत सारे मुद्दों पर जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसको अपने पावर को संज्ञान में लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और आज इसी तरह से आज ये देश की प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोल रही हैं कि सारे प्रांत जितने भी स्टेट्स हैं, उसके जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले अंबेडकर की प्रतिमाएं लगनी चाहिए। अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन है, अंबेडकर का संविधान है, काला कोर्ट, न्यायालय, न्यायपालिका सब उसकी है। आज़ादी के पहले कुछ नहीं था, आज़ादी के बाद और संविधान के बाद एक व्यवस्था है। आज ये समस्या है, जल रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट जल रहा है, वहाँ मारामारी हो रही है। दो जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट आपस में क्लैश कर रहा है। एक सिरफिरा आदमी कह रहा है कि राम की प्रतिमा हम लगा देंगे, वो काला कोट पहना हुआ है, उसको क्यों नहीं, वो कैसे खड़ा है? इन सब मुद्दे पे नहीं बोलते। ये मुद्दे पर सवाल किससे करिएगा? क्यों नहीं वहां सिर्फ फोर्स भेज के पहले अंबेडकर की प्रतिमा स्टैंड बाई में कराती हैं? ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या कर रही हैं? और एक फिजूल का सवाल पूछकर अस्थिर करने की कोशिश। चीफ जस्टिस के सामने 14 सवाल जाएंगे, बरबस वो अपने वो कोई दम नहीं है, लेकिन वो आपको जवाब उनको देना होगा तो संभल के जवाब देंगे। महीनों का समय उनको लगेगा, इसमें खपेंगे। देश के सामने यही समस्या है। पेट से लेके हमारे रोवे रोवे पर आपने कर्ज लाद दिया है, हमारे खून से टैक्स लिया जा रहा, हमारे पेट पर टैक्स लगाए, और इस तरह के देश को कहाँ आप कर रही हैं? आप प्रेसिडेंट हाउस में बैठी हैं, हम तबाह जीवन जी रहे हैं यहाँ के लोग, और आप फिजूल का हवाई प्रश्नों का एक गवर्नर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, और वो काम नहीं करने दे रहा, ना ढंग से काम हो रहा है। और बाउंड्री लांघ दिया तो बाउंड्री यदि निश्चित समय सीमा में कोई अधिकारी, कोई प्राधिकारी, कोई बॉडीज अपना काम निर्धारित काम नहीं करती है, तो वह इसी के लिए आर्टिकल 32 बना है कि वो आर्टिकल 32 के तरह आपको नोटिस जारी करेगा। वो उसका राइट है और ये होना भी चाहिए, और कहीं किसी से क्लैश नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, और उससे भी ऊपर संविधान है देश का। संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, संविधान के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, संविधान के अंदर पीएम है, और संविधान के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और जो है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट हैं। इसके बाहर कुछ नहीं है। जब पन्ने खुलेंगे, सर्वोच्च संविधान है, संविधान के पन्ने में हर प्रश्न का जवाब खोजा जाएगा। राष्ट्रपति के ये सवाल जो है वो पूछे जाने का समय और उनका तरीका और ज़्यादा सवाल जरूर खड़ा करता है। बाकी ये बहुत गंभीर और बड़ा मुद्दा था, इस पर बहुत तसल्ली से बात होना ज़रूरी था, तो हमने ये सोचा कि इस पर ढंग से बात की जाए। आपका बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक पहुँचे। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।